जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, क्या आप भी क्लास 12 का स्टूडेंट है और आपका अभी सब्जेक्ट हिंदी है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदी के डे 6 में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में क्लास 12 हिंदी 2027 एग्जाम के लिए 100% इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। और ये ऐसे प्रश्न रहेगा जो आपके एग्जाम में 100% आने की गारंटी है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाएंगे और आप कॉमेंट करके बताइएगा कि 50 में से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपका कितना सही होता है। क्या आपका कितना सही होता है? आप जरूर कमेंट करके सभी बच्चे बताइएगा। और सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है 1 नंबर का। तो 1 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आप लोग बताइएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। हर एक बच्चा जानता है कि बातचीत शीर्षक निबंध जो है इसके निबंधकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 2 नंबर का दिया गया है, कहना है इसका कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आदि काल के हैं या भक्ति काल के हैं या रीति काल के हैं या भारतेंद्र युग के हैं? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जी जो है किस काल के रचनाकार हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी को हमेशा बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न हमारे पास 3 नंबर का दिया गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो हर एक बच्चा जानता है कि उसने कहा था कहानीकार के कहानीकार कहने का मतलब लेखक कौन है? आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और 12th ज्ञान एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फ्री में तैयारी करवा देगा और उसके साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो आप बताइएगा कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। हर एक बच्चा जानता है कि लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। और इस कहानी का लहना सिंह क्या है बाबू? नायक है। क्या है? नायक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और कहते हैं ना दोस्तों कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो आप मेहनत कीजिए, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और हिंदी के ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में से 50 लाना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, डेली स्टडी कीजिए। आप बताइएगा कि संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण में जयप्रकाश नारायण ने कहा, संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण जो है जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिए थे। तो सभी बच्चा जानता है कि संपूर्ण क्रांति में जो ऐतिहासिक भाषण दिया गया था जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि पटना के गांधी मैदान में कब भाषण यह दिया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं, हम लोग जरूर उनका आंसर को वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे लाइक करेंगे। और बताइएगा 6 नंबर का प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? क्या उन्हें समाज नायक कहा जाता है या देश नायक कहा जाता है या लोक नायक कहा जाता है या जन नायक कहा जाता है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जो है ना बाबू, इनको क्या लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सही कीजिएगा। और जयप्रकाश नारायण जो है ना बिहार के यहाँ पे महान पॉलिटिशियन थे, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। हर एक बच्चा जानता है बाबू कि अर्धनारीश्वर पाठ शीर्षक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। आपको लगेगा कि भैया इतना इजी प्रश्न पूछा जाएगा, तो बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों इतना ही इजी प्रश्न पूछा जाएगा। और बताइएगा कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपको पता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, लेकिन किस कृति पे मिला था? तो सभी बच्चे आज से याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का सबसे लोकप्रिय कृति है उर्वशी है। और उर्वशी पे ही इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और सभी बच्चे एक बार वीडियो को जो लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए बाबू बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और चलिएगा बताइएगा 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि रोज कहानी की नायिका कौन है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रोज कहानी की नायिका हर एक बच्चा जानता है कौन है। मालती है। कौन है? मालती है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से भी ए होगा, ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप बताइएगा कि मालती के पति का नाम क्या है और वे किस बीमारी का इलाज करते थे। तो चलिएगा आप बताइएगा 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि लेखक अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। क्या आप नहीं जानते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है? सच्चिदानंद हीरानंद
आनंद वात्स्यायन अज्ञे। एग्जाम में बोले ना बाबू, कई बार पूछा गया, 100 स्टार वाला क्वेश्चन है, कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो संतोष भैया इंपोर्टेंट करवा देते हैं एग्जाम में वही आता है और पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे। और आप मान करके चलिए ना बाबू, 50 में से 50 नहीं आएगा नहीं तो उसी दिन से पढ़ाना बंद कर देंगे, क्योंकि जो पढ़ाते हैं एग्जाम में वही आता है। और बताइएगा ये 11 नंबर का कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? क्या आप नहीं जानते हैं कि इसके लेखक भगत सिंह हैं, जिन्हें कि क्या देशभक्ति के बदले में इन्हें फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद चलिएगा, आपके भगत सिंह से ही संबंधित प्रश्न आ गया है एक लेख और एक पत्र से, कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह कहते हैं दोस्तों कि सबसे सुंदर मृत्यु जो है देश सेवा के बदले दी गई फांसी है, सबसे सुंदर मृत्यु। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल 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 सही कीजिएगा और लगाते चलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी बार एग्जाम में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। और 13 नंबर का प्रश्न है कि ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को तिमिर बनाकर लिखा गया है। तो ओ सदा नीरा निबंध है ना बाबू, उसमें क्या है, गंडक नदी का डिटेल डिस्कशन किया गया, गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, एग्जाम में सभी का सभी प्रश्न पूछा हुआ है। और 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। ए बाबू, जगदीश चंद्र माथुर जो थे ना बच्चों, यहाँ पे मूलतः क्या थे, एक नाटककार थे। कौन क्या थे, नाटककार थे। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और 12th ज्ञान का मतलब होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बताइएगा 15 नंबर का क्वेश्चन गोपाल कि सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार, एकांकीकार कहने का मतलब क्या होता है, लेखक कौन है, किसने लिखा है। तो हर एक बच्चा जानता है मोहन राकेश। और आपने मेरे लेखक वाला जो ट्रिक होता है, ट्रिक से कैसे आज वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को चैनल में जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा फ्री तैयारी करवाते हैं। उसके बाद बताइएगा कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। आपको नहीं पता है बाबू कि बिस्नी जो है किस एकांकी की पात्रा है। तो सिपाही की माँ जो है ना इसकी पात्रा है और बिस्नी जो है सिपाही की माँ है, यहाँ पे याद रखिएगा। और उसके बाद कुंती पूछा था कि कुंती कौन है, तो कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा 17 नंबर में कि परगीत और समाज के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। परगीत और समाज के लेखक कौन है, याद रखिएगा नामवर सिंह है। और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पिछला साल नहीं पूछा गया, सभी का सभी पूछा गया है। और उसके बाद 2027 एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। बताइएगा 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास है, जूठन क्या है। हर एक बच्चा जानता है कि जूठन जो है ना बाबू एक प्रकार के आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने जीवन के बारे में जूठन पाठ के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन भी कि जूठन के रचनाकार कौन है। अभी जस्ट आपको बताए हैं कि जूठन के रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन चैप्टर में अपने जीवन के बारे में बताते हैं, कितना कष्ट सहे हैं। और यह क्या है, एक आत्मकथा है। आत्मकथा किसको कहते हैं, जो अपने बारे में बताता है। और बताइएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हर एक बच्चा जानता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलियज है छोटू। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और किसी वीडियो को आप देखिए या ना देखिए, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में कई सारा प्रश्न पूछा देगा। वीडियो को सेव कर लीजिएगा कि त्रिश कहानी के कहानीकार कौन है। हर एक बच्चा जानता है कि त्रिश कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश जी हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 22 नंबर का कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा के लेखक हमेशा कौन होंगे, जे कृष्णमूर्ति होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास काफी ज्यादा खतरनाक और वायरल क्वेश्चन आ गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना बाबू भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास के भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास के बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि यहाँ पे करवक के रचयिता कौन है। देखिए करवक थोड़ा सा गलत लिखा गया है। करवक कैसे लिखा जाता है, करवक
करवक है, ठीक है। तो करवक के रचयिता, कहने का मतलब लेखक, बस एकदम जस्ट यहाँ पे आ जाइए, कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं करवक के रचयिता। ऑप्शन नंबर आप सी को बिल्कुल सही कीजिएगा और याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और बताइएगा कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको नहीं पता है कि सूरदास जो है किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। और सूरदास जो क्या है, हमेशा कृष्ण भक्ति करते हैं। क्या कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सूरदास किस भक्ति से संबंधित है, तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति से संबंधित है। और सूरदास के सबसे प्रमुख कृति जो है सूरसागर है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? एग्जाम में कई बार पूछा गया तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, नरहरि दास थे। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। और उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। एग्जाम में 2027 में आने की पॉसिबिलिटी 100% है कि छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि छप्पय के लेखक कौन है? नाभादास है। कौन है? नाभादास है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कवित जो शीर्षक है ना बाबू, उसके कविता के कवि कौन है? तो याद रखिएगा भूषण है। कौन है? भूषण जो है, जो कि छत्रसाल के बारे में बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि शिव बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि तुमुल कोलाहल कलह में, क्या चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में, शीर्षक कविता के कवि कौन है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि याद रखेगा जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद आज के क्लास का 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पुत्र वियोग, क्या है? पुत्र वियोग कविता, शीर्षक कविता की कवित्री। कवित्री क्या मतलब? कवित्री किसको कहते हैं? देखिए, जो पुरुष कवि होते हैं, पुरुष जो होते हैं उनको कवि कहा जाता है, और जो महिला होते हैं उनको कवित्री कहा जाता है। तो पुत्र वियोग के यहाँ पे कविता की कवित्री कौन है? याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। पुत्र वियोग जो है बहुत ही ज्यादा भावुक यहाँ पे कविता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? आपको लगेगा कि भैया इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, हम स्पेशल वीडियो इसी पे लाए हैं। तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना कि 100% परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो याद रखेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। कई सारा प्रश्न इस वीडियो से डायरेक्ट एग्जाम में आपका टकराएगा। तो चलिएगा आप बताते चलिएगा कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवियों के बारे में बात कर लिया जाए, कवि के बारे में, तो गजानंद माधव मुक्तिबोध है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा और एक बार से वीडियो को देख लीजिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। जितना बता रहे हैं उतना रिवीजन करके जाइएगा। और बताइएगा कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? याद रखिएगा रघुवीर सहाय है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा और एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। कई बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया हमको डर लग रहा है कि इस बार परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने सिलेबस पे काम करते हैं, एग्जाम में मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे बेहिचक पूछेगा कमेंट करके। तो चलिए बताइए, प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि कौन है? तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता के जो कवि हैं याद रखेगा विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। आप बताइएगा कि हारजीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो हर एक बच्चा जानता है कि हारजीत शीर्षक कविता के कवि कौन है। याद रखेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसके कवि कौन है जी? याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए को अशोक वाजपेयी। और एक चीज यहाँ पे और याद रखेगा कि हारजीत जो है ना बाबू, एक गद्य कविता है। क्या है? गद्य कविता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक गद्य कविता है? तो हारजीत को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करवाते, एक क्वेश्चन में हम कई कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर कर देते हैं। और आप बताइएगा यहाँ पे 36 नंबर का कि गांव का घर कविता के कवि कौन है? हर एक बच्चा जानता है कि गांव के घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्रपति जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो 37 नंबर का प्रश्न दिया गया है, तो सिंपल आप बताइएगा, व्याकरण का प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपको तुरंत बताएं। जो कवि क्या है? कवि जो है पुरुष के लिए है, उनको
कवि कहा था, लेकिन महिला जो होती है उनको क्या कहा था, कवयित्री कहा था। क्या कवयित्री कहा जाता है। इसमें भी देखिए यहाँ पे कवित्री और कवयित्री दोनों में से याद रखेगा। और यहाँ पे देखिए 3 नाम पूरा कंफ्यूज करने वाला दे देगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए सही आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर सी होता है, कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्लास करने का मतलब क्या होता है कि कई चीज आपको सिखा देते हैं। तो चलिए आप बताइएगा 38 नंबर का कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों। तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय होता है। इसका मतलब सूर्योदय होता है। ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल सही कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि सूर्योदय जो है इसमें कौन सा संधि है, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया 39 नंबर का, समास में दिक्कत हो जाएगा आपको, मतलब जीवन में दिक्कत हो भी नहीं करेगा। लंबोदर किस समास का उदाहरण है। सबसे पहले देखिए आपको एक चीज जीवन में याद रखना है कि लंबोदर कहने का मतलब क्या होता है, भगवान गणेश का बोध होता है। क्या होता है, भगवान गणेश का, श्री गणेश का बोध होता है। तो जब भी देवी देवता के नाम आता है, राक्षस का नाम आता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। लंबोदर कह दे, गजानंद कह दे, बीना पानी कह दे, चक्र पानी कह दे, सबका सब क्या होगा, बहुव्रीहि समास। सीधा याद रखना, देवी देवता के नाम आ गया, बहुव्रीहि समास आपको लगा देना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, बताइएगा 40 नंबर में कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। आपको तुरंत हम बताएं दोस्तों, प्रतिदिन में देखिए शुरू में देखिएगा क्या लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है, प्रति। तो प्रति जो क्या है बाबू, एक उपसर्ग है। क्या है, एक उपसर्ग है। तो जब किसी शब्द के शुरू में उपसर्ग आ जाए उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम भी 2023 में एग्जाम दिए थे। तो चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जितना बता रहे हैं उतना पढ़िएगा, विश्वास रखिएगा अपने भैया के ऊपर, एग्जाम तक आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। और बताइएगा कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है। हर एक बच्चा जानता है कि ईमानदार का विलोम बेईमान होता है, इसमें तो कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। और एग्जाम में इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है, फालतू में आपके लिए नहीं लिए हैं। और बताइएगा कि आकाश शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची कहने का मतलब क्या होता है कि एक का नाम है गोलू और उसी का नाम है कलुआ, तो वही हो गया कि आकाश का और क्या क्या नाम होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है, नभ भी होता है, गगन भी होता है, अंबर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास पूछा गया है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मोस्ट पॉपुलर हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द जलज होता है। ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और वही बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 44 नंबर का, मतलब कि 44 नंबर का हिंदी में कहा जाए तो जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए जो सब कुछ जानता है ना बाबू, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। मतलब तुम ही सर्वज्ञ है, गाँव में बोल देता है कि सबसे ज्यादा सर्वज्ञ तुम ही हो गया है, तुम ही सब कुछ जानता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, हिंदी व्याकरण का एक प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। दोस्तों अंगूठा दिखाना मुहावरा जो है ना बाबू, इसका सही अर्थ क्या होता है। इसका सही अर्थ होता है समय पर धोखा देना। क्या होता है, समय पर धोखा देना अंगूठा दिखाने का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था, अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 46 नंबर का, तो 46 नंबर प्रश्न का सिंपल सा कहना है कि दांत खट्टे करना। क्या है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए हम सब के समय में ये सब बहुत कम यूज होता था, दांत खट्टे होना। तो चलिए इसका भी आप लोग याद रखिएगा कि दांत खट्टे होना जो होता है ना जी, पराजित कर देना। मतलब जब कोई किसी को हरा देता, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कोई किसी को हरा देता तो उसको पराजित करता, आप उसे बोल सकते हैं कि हम तुम्हारा दांत खट्टा कर दिए, मतलब हम तुम्हें हरा दिए हैं। और बताइएगा 47 नंबर में कि निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो निश्चय शब्द का संधि विच्छेद याद रखिएगा, निधन चय होता है। आप मिला लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, निश्चय का संधि विच्छेद यही होता है। और उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे डिस्प्ले पे शो हो रहा है, ज्ञान शब्द का विलोम क्या हुआ। आपको तुरंत अभी पता होना चाहिए कि आपका जो ज्ञान है, ज्ञान का विलोम हर एक बच्चा जानता है कि ज्ञान का विलोम अज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आपके पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया
49 नंबर का मतलब सेकंड लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भाई शब्द का विशेषण क्या होता है। देखिए विशेषण कहने का मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द का विशेषता बताता है। तो भाई का विशेषण क्या होता है, भयानक होता है। क्या होता है, भयानक होता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और चलिएगा सबसे अंतिम प्रश्न आज की क्लास का है, और कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही में दे पाते हैं। चलिए बताइएगा कि पंचायती राज में क्या खो गए थे आपके किताब से। देखिए बाबू एग्जाम में सबसे पहले कई बार पूछा गया, तो हम सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, आप वहां लगाइए और VVI कर दीजिए। हो सकता है 2027 एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि कई बार पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पंचायती राज जो है ना बाबू, पंचायती राज में क्या खो गए थे। देखिए पंचायती से याद रखेगा पंच परमेश्वर, बस इतना ही याद रखिए। पंचायत का मतलब पंचे न होता है बाबू। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो चलिए इस तरह से टोटल आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए। तो सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं कि 50 में से आपका कितना सही हुआ। सेकेंड चीज, आप 2027 के एग्जाम में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं, 400 प्लस लाना चाहते हैं या 450 लाना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं। और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और यदि आप इसी तरह से अपना तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा आपके लिए कोर्स बना दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरा यही टारगेट है सभी बच्चों को बिल्कुल 100% फ्री में एजुकेशन देना और पूरा का पूरा तैयारी करवाना, और अब की बार 400 पार। तो चलिए यदि आप 400 पार करना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।